ये बिजनेस एनलाइटमेंट वर्जन 2 का लेसन 1 हम स्टार्ट करते हैं अभी। इस डिस्क्लोजर को पॉज करके पढ़े। ओके, तो हमारा पर्पस क्या है इस ट्रेनिंग का? हमारा एक ही पर्पस है, और ये पर्पस हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से खुद के लिए कैसे एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। ये चीज़ हम सीखने आ रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा क्विक एंड इजी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी मैं सिखाने वाला हूँ ये किसी भी मार्केट के अंदर एप्लीकेबल है, वो चाहे इंडियन मार्केट हो, वो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, वो चाहे फ्यूचर्स मार्केट हो, या ऑप्शंस हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो मार्केट हो, एनी काइंड ऑफ थिंग। हर चीज के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होती है, और मैं कई बार यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीजें बता चुका हूँ। हाल ही में मैंने मतलब कल ही मैंने एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रेडिक्शन किया था। वो इंटरनेशनल मार्केट्स का था, पर सेम चीज था कि मैंने न्यूज चैनल के बारे में बताया हुआ था कि कैसे न्यूज चैनल स्कैम करते हैं, राइट? तो सेम चीज आज हुई, वहां से मार्केट गिरा। मैं चाहूँ तो आपको ऑनलाइन जाके वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे ये जो मैंने पहला वीडियो डाला था, तो मैंने निफ्टी का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन किया था और कुछ स्टॉक्स के भी प्रेडिक्शन किए थे। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो वो उन्हीं लेवल से कैसे काम कर गया, मतलब किस तरीके से प्राइस नीचे आने वाला है, किस लेवल तक आने वाला है, कैसा यू टर्न लेगा। ये तो इंडियन मार्केट्स के बारे में मैंने बताया था। ओके, फिर आप और एक वीडियो चेक कर सकते हो जहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं किया था, लेकिन मैंने हिस्ट्री बता दी है कि कैसे मैंने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया हुआ था, स्पेशली टेस्ला के बारे में बताया हुआ था, राइट? सो कैसे उसका प्रोडिक्शन राइट है, और कई बार मैं निफ्टी के प्रोडिक्शंस करता हूँ, मतलब 80 to 90% एक्यूरेसी होती है। फिर बाद में आप ये वीडियो भी चेक कर सकते हो कि न्यूज चैनल को कैसे ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये भी इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर ही था, लेकिन सेम चीज़ इंडिया में भी होती है। तो न्यूज़ के अंदर टिप्स आती है, और हमें कहा जाता है कि वहाँ पे बाय करो, जबकि वहाँ से मार्केट गिरने वाला होता है। तो वहाँ से आज के दिन, मतलब कल ही मैंने बताया था ये, और आज के दिन मतलब काफ़ी मार्केट गिरा हुआ है उसी लेवल से। जैसे मैंने बताया था, हर एक स्टॉक उसी की तरह बिहेव किया है। कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे डायरेक्टली नीचे आएंगे, कुछ स्टॉक्स बताए कि थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएंगे, वैसा ही काम किया हुआ। ओके, ये हर चीज़ के ऊपर काम करता है। मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया था, कुछ लोगों ने बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट बताया था, मैंने कहा था कि अभी ये यहाँ से नीचे जाएगा। तो बीट एनीथिंग, ठीक है, ये जो मैं स्टडी बताने वाला हूँ ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। और ये सारी चीज़ें मतलब हर मार्केट के ऊपर तो काम करती है, प्लस किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ये सारी चीज़ें काम करेंगी। अभी हमारा गोल क्या है? ठीक है ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हम जाना कहाँ पे है, ये हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली, राइट, मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है, अगर मुझे पता है दिल्ली जाना है, तब भी मैं पता कर सकता हूँ कि मैं प्लेन से जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, ऑटो से जाऊँगा, चल के जाऊँगा, राइट? अगर मुझे किसी लोकल हॉस्पिटल में जाना है, तो क्या मैं प्लेन पकड़ के जाऊँगा? नहीं ना, मैं ऑटो पकड़ के ही जाऊँगा, ना ही मैं ट्रेन पकड़ के जाऊँगा, राइट? हमारा गोल डिसाइड करता है कि हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, कैसे लेंगे, कितने समय में जाएंगे। तो जब तक गोल डिसाइड नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? सबसे पहले तो हमें गोल डिसाइड करना होगा। जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेरी सैलरी को रिप्लेस करना है। ओके, मुझे जॉब जाना पसंद नहीं था, राइट? तो मुझे मेरी सैलरी को रिप्लेस करना था। मेरी हेल्थ भी खराब हो रही थी, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे वर्क फ्रॉम होम टाइप चाहिए ही था, राइट? तो मेरा गोल था कि अ, मुझे सैलरी रिप्लेस करनी है। फिर क्यों मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट? क्योंकि मुझे 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 ट्रैवल नहीं करना, राइट? मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, मुझे होम कुक फूड अच्छा लगता है, मेरे योगा के लिए टाइम मिलना चाहिए, और पर्सनल लेवल पे मैं काफ़ी लेजी पर्सनैलिटी हूँ, राइट? तो एक लेड बैक पर्सनैलिटी हूँ। तो
मुझे कुछ तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ चाहिए था, ऑनलाइन बिजनेस, राइट। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी क्यों है, राइट? व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट टू मी? क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाना है। मुझे ऐसा लगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, राइट। और प्लस अभी जो सिचुएशन है, अभी पहले जैसा सिक्योरिटी नहीं रहा, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहा, ना ही बिजनेस सिक्योरिटी भी है, राइट। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, बिजनेस सिक्योरिटी भी नहीं है, पेंशन्स भी नहीं है, जॉइंट फैमिलीज भी नहीं है, राइट। तो एक इंसान एक अकेला रह गया है, राइट। तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज है और मुझे पर्सनली काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो मुझे ऐसी कोई तो चीज़ चाहिए थी जिसके मतलब जो मेरे कंट्रोल में हो, मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, राइट। और जो मेरा टाइम भी बचा है और मुझे फास्ट अचीवमेंट करके दे। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर ये सारी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, और कॉन्सिक्वेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि मुझे चाहिए मर्सिडीज, लेकिन फिर बाद में अगर आपको मर्सिडीज नहीं मिली तो आप सोचोगे कि यार वैसे भी किसके पास है, राइट। तो वो कोई गोल नहीं रहा, राइट, कि आप एकदम पैशनेटली उसके पीछे चले जाओ, राइट। तो आपको ऐसा कोई गोल ढूंढना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल होने चाहिए, राइट। तो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि मुझे एक लूजर जैसा फीलिंग आएगा, राइट। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी जिंदगी में मतलब कुछ किया ही नहीं है, मैंने कम्प्लीटली टाइम वेस्ट किया है, ओके। मेरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। और मैं जैसे कि मेरे जॉब के अंदर भी देख रहा था और मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर, फैमिली सर्कल के अंदर भी मैं देख रहा था, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी मतलब मेरे जो बॉसेस है वो अपने डीलर्स के साथ हंस हंस के बात करते थे अपनी बीमारियों के बारे में, कि अरे तुमको भी डायबिटीज़, मेरे को भी डायबिटीज़, तुमको भी बीपी प्रॉब्लम, एक साथ मिलके गोलियां खाते थे। और सब यंग एज में, मतलब 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, ऐसे यंग एज के अंदर इतनी सारी बीमारियां उनको लग रही है। उनको चेहरे से भी लगता था कि वो कितने ओल्ड हो चुके हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। मतलब हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने साल, इतना पढ़ाई किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट किया, उसके बाद जॉब के अंदर मेहनत कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग अचीव क्या कर रहे हैं, राइट। अगर पैसा कमा भी लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हेल्थ इशू हो गए, पैसा जाना ही है, राइट। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, कुछ भी होगा, पैसा जाना ही है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे अगर हमारे पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। और सिर्फ सेकेंड सोर्स के ऊपर नहीं रुकना है, थर्ड सोर्स भी करना है, फोर्थ सोर्स भी करना है, फिफ्थ सोर्स भी, धीरे धीरे हर एक सोर्स हमें करना है, लेकिन शुरुआत तो करेंगे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से, ठीक। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ ये स्टार्ट करो, ओके। और जब भी अगर आपको लगे कि आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, या फिर दोनों चलने दीजिए, डबल इनकम होगी तो और भी अच्छा होगा। सो कैसा करना था, तो बेसिकली ऐसा था कि मुझे घर पे बोल रहे थे कि तुम घर बाय करो, राइट, लोन पास करेंगे, फिर और हर हर किसी ने, मतलब मेरे जितने भी कलीग्स थे उन्होंने यही किया कि उन्होंने घर बाय किया, उन्होंने घर के अंदर इन्वेस्ट किया। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट मार्केट भी नीचे जाएगा। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल का नॉलेज था मुझे। सो मैंने सोचा कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो मान लो मैं 10% या 5% या 3% भी कैपिटल जो है, जो रियल इस्टेट के अंदर एज ए स्टार्ट करता, अगर मैं इन्वेस्टिंग, उससे अच्छा मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा CAGR मिला मुझे, राइट। सो इसके इसके थ्रू कैसा हो गया कि एक अच्छा खासा रिटर्न आ गया। तो ये मेरा प्लान था कि मुझे इतना कैपिटल चाहिए, इतना परसेंटेज में ग्रो करूंगा। तो ये कैसा डिसाइड हुआ कि मुझे चाहिए क्या, राइट, उसके हिसाब से मैंने ये, तो आपको घर चाहिए, आपको फॉरेन ट्रैवल चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको कोई पढ़ाई पूरी करनी है, आपको पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देना है, आपको कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, मोबाइल आई डोंट नो, राइट, ये वो आपका गोल होगा। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको रिटायरमेंट प्लान चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके थ्रू ही आप, मतलब आपका प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उस प्लान के ऊपर हमें चलना है जितना भी साल हमने डिसाइड किया हुआ है। हम्म, अच्छा मुझे बताइए, जो भी गोल है, राइट, तो अगर आपका मतलब पहले से ही ये ड्रीम या गोल होगा, राइट, तो आपने इस चीज़ को पहले से ही क्यों नहीं अचीव किया? तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, राइट, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है वो खरीदने के लिए। तो दरअसल प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, दरअसल आपके पास जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, राइट।
फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। ये कोई नहीं बताता कि मेरे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, मुझे पता नहीं है कैसे करना है। हर किसी का एक ही जवाब होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। मतलब अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है या मुझे पता नहीं है, तो वो सही चीज होगी। तो 3 टाइप के गोल्स होते हैं। जैसे कि आपका जो पहला गोल है वो आपका लाइफस्टाइल गोल हो सकता है, मतलब आपको घर चाहिए या कार चाहिए, जो भी है। तो उसकी जितनी भी कीमत है उससे डिसाइड होगा कि आपका मनी गोल क्या होगा। ठीक है ना? जितने भी लैक्स या जितने भी करोड़ रुपीज आपको चाहिए होगा। फिर वो जो मनी गोल है वो कैसे आएगा, कैपिटल गेन से आएगा या कैश फ्लो से आएगा या दोनों तरीके से आएगा। ठीक है, इस चीज का हम लोग प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद हम लोग हमारा एजुकेशन गोल बनाते हैं कि अगर मुझे ये चीज अचीव करनी है, 25 to 50% CAGR स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या एजुकेशन लगेगा। राइट? तो एजुकेशन गोल आपको रखना पड़ेगा कि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मुझे इंटरनेशनल मार्केट सीखना है, मुझे इतना प्रैक्टिस करना है। राइट? तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है। सो हम लोग बेसिकली क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आपको जाना कहाँ पे है और हम अभी कहाँ पे है। राइट? हम अभी कहाँ पे है ये भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। राइट? तो बेसिकली ट्रेनिंग का गोल क्या है? तो देखिए, ये एक चार्ट है, जिससे ग्राफ है, जिसे हम कहेंगे कि ये मान लो स्किल्स है और ये है नॉलेज। राइट? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे कि जितना ज़्यादा नॉलेज, राइट, सिर्फ नॉलेज से स्किल्स नहीं डेवलप होती, लेकिन स्किल्स डेवलप करने के लिए एक प्लान मिल जाता है, प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मुझे पता है कि मुझे अगर पानी में गुजर के जाना है तो मुझे स्विमिंग आनी चाहिए, लेकिन स्विमिंग की स्किल्स तो मुझे प्रैक्टिस करके ही मिलेगी ना। तो ये जो ट्रेनिंग है, मैं आपको पहले ही क्लियर करा देता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है। ओके? नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगी वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे सिर्फ हम प्लान बनाने वाले हैं। ओके? तो यहाँ पे मैं आपको नॉलेज दूंगा, आपका इस लेवल के नॉलेज से मैं आपको इस लेवल के नॉलेज तक लेके जाऊंगा, आपका पहले नॉलेज बढ़ाऊंगा। फिर उसके अगली ट्रेनिंग में जो बिजनेस एनलाइटमेंट V3 होगा, राइट, तो उसके अंदर हम लोग स्किल्स ट्रेनिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? सो ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ नॉलेज एंड प्लान के लिए है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है ये एक बिजनेस की तरह ही है। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एज ए बिजनेस ही ट्रीट करो। मैं चाहता हूँ कि आप आपके बिजनेस को कुछ ना कुछ नाम दो। ठीक है? जैसे कि मैंने रखा EMI फ्री लाइफ। ओके? सो ये मेरा नाम है, तो आप भी आपके बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ नाम रखो, तो इससे एक सीरियसनेस आ जाता है। ठीक है? एज ए प्रोफेशनल बिजनेस इसको ट्रीट करो। कई बार कैसा होता है कि इस बिजनेस को लोग प्रोफेशनली ट्रीट नहीं करते। जितना भी प्रॉफिट्स कमाया होता है तो वो उसको मतलब इमिडिएटली जाके पैसा उड़ा देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि कभी ना कभी लॉस भी होगा। देखो, यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ हमको कुछ ब्रोकर के पास अकाउंट ओपनिंग करना होता है का, जो वैसे भी आप इंटरनेट के पैसे भरते हो। ठीक है? तो लैपटॉप या मोबाइल फोन आप जो भी यूज कर रहे हो, सो इतना ही खर्चा है। अदरवाइज कोई ऑफिस का खर्चा नहीं है, कोई एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे खर्चा क्या है कि कभी कभार हमको लॉस हो जाता है, तो प्रॉफिट ज्यादा बार होता है, लॉस कम बार होता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि एक बिजनेस है, इसके अंदर लॉस भी होगा, इसके अंदर प्रॉफिट भी होगा। राइट? इमिडिएटली प्रॉफिट आने के बाद हमें पैसे नहीं उड़ाने। तो इसे एक एज ए सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। और यहाँ पे समझना है कि हम अगर बिजनेस के अंदर है, right, तो बिजनेस बेसिकली क्या है? बिजनेस मतलब हम लोग कोई तो चीज लेते हैं जो कम में खरीद रहे, ज्यादा में बेच रहे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम लोग पहले ज्यादा में बेच के बाद में कम भी खरीद सकते हैं, मतलब उल्टा चीज भी खरीद सकते हैं। ठीक है? और उल्टा चीज भी हम लोग कर सकते हैं। सो ये पॉसिबल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसलिए इसे हम लोग रिसेशन प्रूफ बिजनेस भी बोलते हैं कि भले ही मार्केट नीचे भी जा रहा है, राइट, तो एक कहावत है कि इन रिसेशन रिच पीपल बिकम मोर रिच। राइट? क्योंकि वो काफी सस्ते में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे बाय कर लेते हैं। और इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ट्रेडर्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम खुद का कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है ना? खुद की कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। हम बस एज ए होलसेलर होलसेल में बाय करते हैं,
रिटेल में बेचते हैं, होलसेल में बाय करते हैं, रिटेल में बेचते हैं, इसलिए हमें ट्रेडर्स भी कहा जाता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट ही क्यों? ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक खासियत क्या है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। मान लो बाकी कोई भी चीज होगी, मान लो सपोज रियल इस्टेट है, तो रियल इस्टेट के अंदर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट? या फिर और भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है, ठीक है ना? किसी जमाने में कोई कुछ रिच होता है, कभी वॉरेन बफेट रिच था, तो कभी बिल गेट्स रिच था, तो कभी जेफ बेजोस रिच है, राइट? तो हर एक का बिजनेस का एक जमाना होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी चलती है कि अभी फेसबुक एडवर्टीजमेंट करो, फिर फेसबुक एडवर्टीजमेंट का ज़माना गया, यूट्यूब का करो, या फिर टिकटॉक एडवर्टीजमेंट करो, राइट? कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म आते रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक ही जगह पे कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मिलती है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी मिलती है। ये एक रियल ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है ना? नहीं तो कई बार क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पे हमें लोगों के घर घर जाना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्चुअली ये रियल ऑनलाइन बिजनेस है जो आप घर में बैठ के 100% कर सकते हो। सो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल वोकेबुलरी सीखना होगा, ठीक है ना? क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अरे ये बुल मार्केट्स क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, मार्केट ऑर्डर क्या है, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स क्या होते हैं, बियर मार्केट। तो आप देखिए, किसी भी देश के अंदर आप जाते हैं तो हमें उस देश की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप जर्मनी में जाओ तो जर्मन आनी चाहिए, फ्रांस में जाओ फ्रेंच आनी चाहिए, चाइना में जाओ तो हमें कैंथोनीज या मैंडरिन आनी चाहिए, राइट? तो महाराष्ट्र के अंदर भी जैसे हमारे माननीय राज साहब ठाकरे बोलते हैं कि आपको मराठी आनी चाहिए। साउथ इंडिया में वो लोग इंग्लिश भी नहीं, मतलब इंग्लिश या साउथ इंडियन ही बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी नहीं बोलेंगे। सो अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, राइट, किसी राज्य में जाके कम्युनिकेट करना है, या ऐसा लॉ का भी लैंग्वेज रहता है, राइट? लॉ की किताबें लॉयर्स लेके घूमते हैं, राइट? लॉ की एक अलग ही भाषा होती है, कभी हमें समझ में ही नहीं आती। डॉक्टर्स की एक अलग ही भाषा होती है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे फाइनेंस में भी एक अलग ही भाषा होती है। अगर हमें वो भाषा नहीं आती तो हम ये मार्केट नहीं सीख सकते, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं ये ट्रेनिंग लूंगा, तो वैसे वैसे नए नए शब्द आपको सीखने मिलेंगे, ठीक है? इसके थ्रू मतलब ऐसा बोर मत होना, आप नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो सारी चीज़ें याद रहेगी। और जब भी आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के साथ भी डिस्कशन करते हो या कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी बात करते हो, ज़्यादातर एडवाइजर मतलब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ सेल्समैन ही होते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ इंटेलिजेंट लेवल पे बात करना चाहते हो, एक दूसरे को समझना चाहते हो, सामने वाला क्या समझा रहा है वो अगर समझना चाहते हो, तो एटलीस्ट इतनी बेसिक चीजें हमें आनी ही चाहिए, राइट? तभी जाके आप एक अच्छा आर्गुमेंट कर सकते हो, अच्छा डिस्कशन कर सकते हो आपके एडवाइजर्स के साथ। अदरवाइज वो कुछ तो बोल रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करो, 15 साल रुको, 30 साल रुको, और बाद में 15 साल 30 साल बाद हमें पता चलता है कि इसका कुछ नहीं हुआ, और जिसने वो इन्वेस्ट कराया था वो बंदा मर भी गया है, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो खुद को एक एजुकेट करो इन सारी चीजों के बारे में। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, ठीक है? कई सारे लोगों को बहुत शौक होता है फाइनेंस के बारे में बात करने की। इवन मैं कभी कभी देखता हूँ कोई रिक्शा वाला भी होगा तो वो भी फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में टिप्स देता है, ठीक है? और जब भी ऐसा हो ना, समझ जाना मार्केट नीचे आने वाला है। तो और कई बार कैसा होता है कि हमारा एजुकेशन लेवल काफी हाई होता है, हो सकता है आप डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, इंजीनियर्स हो, ठीक है ना? इनफैक्ट मैं आपको न्यूटन की स्टोरी बताता हूँ। सो सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, राइट? तो इतने साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं थे, ठीक है ना? आप गूगल या यूट्यूब कीजिए उनकी स्टोरी के बारे में। सो दरअसल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट बनने जाओगे, आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, आप एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे भी एक्सपर्ट बन जाएंगे तो नहीं बन सकते, ठीक है? मैं भी इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई भी इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं। अगर कोई भी एक्सपर्ट होता तो जो भी टीवी के ऊपर आते हैं न्यूज चैनल वाले या कोई भी ट्रेनर, वो हर चीज मतलब बिल्कुल सही बता देता। तो मैं भी जब भी प्रेडिक्शन करता हूँ तो 80 to 90% अब तक मैं वो भी कहता हूँ कि लकीली
अब तक इतने पिछले मैं 8 साल से देख रहा हूँ कि लकीली मेरे प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, ठीक है, 80 टू 90%। जबकि मेरा अगर 40 टू 50% भी एक्यूरेसी आता है तब भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद कहता हूँ कि मेरा ये पर्सनल स्किल नहीं है कि मेरा 80 टू 90% एक्यूरेसी अब तक आया हुआ, ठीक है। तो एक्सपर्ट बनने मत जाओ। ये बिजनेस में हमें एक्सपर्ट बनना भी नहीं है, देखो हमें हर चीज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अंबानी जी के बारे में बात करता हूँ, तो अंबानी जी तो 10वीं पास थे, राइट। सो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड उन्होंने सीखा है, और बड़े बड़े आईएम्स के एमबीएस, राइट, या एमआईटीज के एमबीएस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एमबीएस, इन सारे एमबीएस को उन्होंने रिलायंस के अंदर जॉब के अंदर रखा, राइट। सो ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग लेवल के एक्सपर्टीज, कोई सीए होगा, कोई एमबीए होगा, कोई एचआर होगा, तो इन सारे लोगों से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और बेसिक चीजें उन्हें पता होती है, और जब इन सारे टीम्स के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लो कि कोई राजा है पुराने जमाने में, आप देखो चाणक्य के जमाने में, राइट, या आप महाभारत देखते होंगे, या बाहुबली आपने देखा होगा, तो क्या होता है कि एक राजा होता है और उन राजा के मंत्रीज होते हैं, अकबर बिरबल आपने देखा है, ठीक। सो बहुत सारे मंत्रीज होते हैं, और वो सारे मंत्री उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं राजा को, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है कि हमें बस थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज फंडामेंटल्स का, बेसिक नॉलेज टेक्निकल्स का, बेसिक नॉलेज थोड़ा सा कॉमन सेंस का, बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो थोड़ा मतलब 100% हमको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना किसी एक चीज में, राइट। एक्सपर्ट लोग कभी भी पैसा नहीं कमाते इस मार्केट के अंदर। तो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छा हो जाए और हम यहाँ पे एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सके। सो यहाँ पे हमारा प्लान क्या होगा? हमारा प्लान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, हमें कैपिटल गेन या कैश फ्लो स्टार्ट करनी है, ओके, जिससे हम इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बाय कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा खासा कैश फ्लो आ सकता है। इसे हम लोग बिल्डिंग वेल्थ भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि हमें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जिन भी चीज़ों के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट खर्चा ना करके, डायरेक्टली एक्सपेंस ना कर दे। जैसे जॉब से इनकम आ रहा है और मैंने डायरेक्टली कार खरीदी, नहीं करना ऐसा। मैंने डायरेक्टली खर्चा किया, मैंने पेंट कराया, तो ये जो एक्सपेंसेस है, हमारे जो एक्सपेंसेस है, दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, या तो एसेट्स होते हैं या तो लाइबिलिटीज होते हैं, ओके। तो आप जो एक्सपेंसेस है लाइबिलिटीज के ऊपर नहीं करोगे। आप जो भी एक्सपेंसेस है, अगर आपको कार खरीदनी है तो आप पहले कार खरीदते हो और बाद में ईएमआई भरते हो, ऐसा कभी भी मत करना, ओके। बस, और ये हर बार नहीं करना है, कुछ ही साल के लिए करना है। बाद में सारी चीज़ें अपने आप आपको आप मतलब डायरेक्टली कैश से भी खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे एसेट्स में खरीदो। कोई कार कंपनीज खरीदो, ठीक है, मारुति खरीदो फॉर एग्जांपल, ओके। उससे आपको इतना अच्छा खासा पैसा आएगा, 4-5 गुना आपको पैसा आएगा। उससे फिर एक्सपेंस करके कार खरीदना। तो यही एक वेल्थ बिल्डिंग का प्लान है, जो कि रिच लोग समझ चुके हैं, और हमें भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होगी, ठीक है। इनिशियल कुछ सालों का शायद सेक्रीफाइस हो सकता है, जहाँ पे आपको इमीडिएटली चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, और वो भी ईएमआई फ्री मिलेगी, राइट। सो बेसिकली स्टॉक्स ही क्यों, मतलब एज एन एसेट हम लोग ने स्टॉक्स को क्यों चूज किया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, और हर चीज़ की एक बेनिफिट होती है। जैसे रियल इस्टेट का एक अपना बेनिफिट है, कमोडिटीज़ का एक अपना बेनिफिट है, ठीक है। तो वैसे स्टॉक मार्केट का एक अपना बेनिफिट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक एसेट दूसरे एसेट से अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हो। तो मैं जो है वो स्टॉक मार्केट से कंफर्टेबल हूँ, राइट। मेरी पर्सनैलिटी को या मेरी लाइफस्टाइल को ये सारी चीज़ें मैच करती है। तो जैसे स्टॉक्स मतलब काफ़ी लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या है कि मैं इजीली उसको इनकैश कर सकता हूँ। अगर मेरे पास रियल इस्टेट है तो क्या मैं अभी बेच के पैसा कमाऊंगा? नहीं कमा सकता ना, वैसे, राइट। या मेरे पास सोना है तो क्या मैं अभी जाके डायरेक्टली बेच सकता हूँ? मुझे दुकान पे जाके बेचने के लिए, सोना सबसे लिक्विड कहा जाता है। तो उससे भी लिक्विड स्टॉक्स है, ओके, जो एक बटन के ऊपर हमें पैसा इनकैश हो जाता है। यहाँ पे हमें चीज खरीदने या बेचने के लिए, राइट, जैसे कि मैंने बताया स्टॉक खरीदते और बेचते, तो कोई सेल्स स्किल की जरूरत नहीं है।
किसी के डोर नॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कन्विंसिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई खरीदार रहता है। आपने बटन दबाया नहीं कि आगे जाके सेल हो जाएगा। कोई सेल स्किल्स रिक्वायर नहीं है। वॉलेटिलिटी रहती है काफी ज्यादा, राइट, मतलब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड करने की, पैसे कमाने की, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन लेस प्रॉफिट मिलता है, मतलब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे मतलब प्रॉफिट जो है वो डायरेक्शन लेस है, कहीं पे भी जाए। ये बिजनेस जो है ये स्केलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो एक किराना स्टोर स्टार्ट करते हो, तो किराना स्टोर मतलब सिर्फ बिग बाजार एंड डीमार्ट ने स्केलेबल किया है, बाकी सारे लोगों को जमा नहीं हो सारे स्केलेबल करना। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वो सारी चीजें स्केलेबल करना, राइट। तो अगर आप लोकली कोई किराना चला रहे हैं, तो जितने लोग आएंगे उतने ही आएंगे, उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है किसी बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जाने की। ये एकमात्र बिजनेस है जो आप बड़े लेवल पे इजीली लेके जा सकते हो। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला है, ओके, वॉरेन बफेट है, दमानी जी है, केडिया जी है, तो इन सारे लोगों ने क्या किया, ये बिजनेस को स्केल किया, राइट। तो भले ही मतलब दूसरे बिजनेस के अंदर आपको 200% 300% प्रॉफिट आता हो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो प्रॉफिट नहीं जाता, ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी के बाद सेल नहीं होता। यहाँ पे भले ही आपको 24 से 36% मिलता हो, लेकिन वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहेगा, कंटिन्यूस मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, ठीक है। तो बिजनेस स्केलेबल है। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हो, ओके, कि मतलब इतना कम पैसे में कोई भी एसेट ओन करना काफी मुश्किल है दूसरे बिजनेस के अंदर, उधर बड़ा पैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे आप छोटे अमाउंट में भी एक एसेट ओन कर सकते हो, ठीक? यहाँ पे जो भी आप स्किल सीखोगे ना वो अदर एसेट क्लास में भी यूज होंगी। मतलब ये ऐसे ही समझ लो कि मान लो अगर आपको बाइक चलाना आता है, तो आपको क्लच एंड गियर का आपको कॉम्बिनेशन, वो सारी चीजों का आपके बारे में पता है, आपको सिग्नल के बारे में पता है, आपको हर चीज पता है। तो जब आप कार सीखते हो तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है क्लच क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, राइट, सिग्नल क्या होता है, सारी चीजें आपको पता है। थोड़ा सा बहुत गाड़ी का अंदाज लेना होता है, उतना ही जजमेंट आ गया तो आप इजीली सीख जाते हो, राइट, रादर देन कोई नया व्यक्ति सीखे। तो ये जो सारी स्किल्स हैं, हमें रियल इस्टेट के बारे में भी पता चलता है, हमें कमोडिटी के बारे में भी पता चलता है, राइट, बिजनेसेस कैसे चलते हैं, राइट। तो वो सारा एक्सपीरियंस हमें थ्रू स्टॉक मार्केट मिलता है। और हम यहाँ पे लिवरेज कर सकते हैं विदाउट डेट। लिवरेज मतलब क्या है कि कम मेहनत में ज्यादा मिलना। जैसे कि अगर हम लोग हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिपॉजिट देके लोन लेके लिवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिना लोन लेके भी हमें लिवरेज मिल सकता है, ठीक है, जो कि हम लोग ऑप्शंस मार्केट बोलते हैं, राइट, या फिर हम लोग फ्यूचर्स मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ पे भी लिवरेजिंग मिलता है, डेली का भी लिवरेज मिलता है, तो काफी लिवरेजिंग हमें मिलता है बिना कोई उधार लिए, ठीक है? तो ये बेनिफिट है इस मार्केट में। अच्छा, आप अगर एक्सपीरियंस्ड पीपल हो तो मुझे सच सच बताइए, राइट, कि आप में से कितने लोगों ने पैसा लॉस किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, और बहुत बड़ा पैसा लॉस किया, ठीक है। तो मैंने अब तक मेरे लाइफ के अंदर 4.5 लाख रुपए लॉस किए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो भी मैं सीखने के बाद लॉस किया हूँ, ठीक है। तो जो कि ऐसा कहा जाता है ना कि जो भी अच्छे स्विमर्स होते हैं वही पहले डूबते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो बेसिकली मैंने मतलब 8.5 लाख रुपया सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट किया। 5 साल तक मैंने स्टडी किया अच्छा खासा, काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। इनिशियली तो मैं 12-12 घंटा प्रैक्टिस करता था। मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई, तो क्या हो गया कि मुझे बहुत बड़ा घमंड आने लगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा कि अरे मैं तो इसमें से मतलब अभी तो मैं बिलियनर बन जाऊंगा, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। ये एटीट्यूड के साथ में चला, और फिर मार्केट ने वो एटीट्यूड तोड़ दिया, ठीक है। सो देखिए, मार्केट के साथ पंगा नहीं लेना होता है, मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है। सो मेरे डैड हमेशा कहा करते थे, जब भी तुम समुंदर में स्विमिंग करने जाओ ना, पिकनिक को जा रहे हो अलीबाग में, गोवा में, तो हमेशा समुद्र देवता को पहले नमन करो, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो। पानी के साथ कभी पंगा नहीं लेना होता, ठीक है। समुद्र में जाओ या नदी में जाओ, पानी को पहले नमन करो, ठीक है। कभी उसके साथ कॉम्पीट करने मत जाओ, वो सागर है, तुम उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप ईगो पकड़ के बैठ जाओ, राइट, कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो तब भी बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगते हैं, right? तो ऐसे ही हुआ होगा आपके साथ भी, right? और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि
मैंने जब भी मेरा लॉस बुक किया उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। ऐसा कई बार आपको लगता होगा, तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे पीछे किसी ने कैमरा लगाया क्या, या कोई मुझे दीवार में से झांक के देख रहा है, राइट। आपको हमेशा मन के अंदर पक्का पक्का ऐसा लगता होगा कि यार मैं जब भी करता हूँ तभी उसके ऑपोजिट कैसे होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, आपको पैसे की साइकोलॉजी समझेगी, ठीक है। अननोइंगली हम लोग, मतलब जाने अनजाने में हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जैसे अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 100 रुपये दो सर, और मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और मैं बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करता हूँ, 10 गुना करूंगा, 100 गुना करूंगा, 500, बहुत डायलॉग मारता हूँ मैं, बहुत मार्केटिंग खेलता हूँ मेरी। मैं बोलता हूँ कि सर आप मुझे 100 रुपये देखो, फिर मैं देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाता हूँ। तो आप शायद मेरा यूट्यूब देख के, मेरे रिकॉर्ड्स देख के, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेड्स देख के, या मेरे ट्रेनिंग्स देख के आपको शायद विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, और आप 100 रुपये दे भी दो इजीली। लेकिन वही चीज़ अगर मैं 1000 मांग लूँ, तो आप में से थोड़े बहुत लोग कुछ सवाल मुझे पूछेंगे, राइट। 1000 रुपये किस लिए, क्या, कैसा। अगर मैं 10,000 मांगू तो ज़्यादातर लोग तो देंगे भी नहीं, ठीक है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, मतलब 100 में से एक आध दूसरा व्यक्ति होगा जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। फिर बाद में 1 लाख होगा, तो बहुत सारे आप सवाल पूछोगे, तो कितने सारे, मतलब आप खुद ही सोचो कि कितने सारे सवाल पूछोगे, राइट। मतलब कौन सा स्टॉक, क्यों, क्या रीजन है, कैसा होगा, कितने टाइम में होगा, ठीक है। तो जैसा जैसा अमाउंट बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे आपके सवाल भी बढ़ते जाते हैं, आपका डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आप बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हो क्योंकि पैसा बड़ा लग रहा है ना। तो ये साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो हमें ये साइकोलॉजी, भले ही छोटा पैसा हो या बड़ा पैसा हो, वो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मतलब सोच एक ही होनी चाहिए, छोटा पैसा हो बड़ा पैसा हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी साइकोलॉजी ऐसी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ बेटर है, ठीक है। मतलब आपके लोकल एरिया में मान लो, वहाँ पे एक जनरल स्टोर है, या स्टेशनरी का स्टोर है, जहाँ से पेन ड्राइव मिल रहा है 400 रुपये में। और आपके ऑफिस का एरिया है, मान लो मुंबई में CST एरिया है, वहाँ पे ऑफिस के एरिया में 200 रुपये में मिल रहा है, राइट। तो जैसे आप 400 रुपये का पेन ड्राइव खरीदने जाते हो, आपको दोस्त बोलते हैं अरे अपने ऑफिस के यहाँ तो 200 रुपये में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? तभी के तभी खरीदोगे, तो ऑफिस एरिया में 200 रुपये का खरीदोगे। मैं 100% बोलता हूँ आपका जवाब होगा 200 रुपये, राइट। क्योंकि आप वहां से, मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे डबल महंगा, इतना महंगा बेचता है, कितना लालची इंसान है, आपको ऐसा लगता होगा, राइट। फिर वही चीज सेकंड सीनरी देखिए, अगर आप टीवी खरीदने जाते हो, ओके, आपके लोकल एरिया में, तो मान लो 1 लाख रुपए का वो टीवी है, और वहीं पे आपका दोस्त बोलता है अरे आपने ऑफिस के यहाँ पे है वो 99,800 विथ फ्री डिलीवरी, ठीक है ना, ना डिलीवरी का प्रॉब्लम, ना कुछ, राइट। तो आप क्या करोगे, राइट। तो मुझे पक्का मालूम है कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का खरीद लोगे। आप बोलोगे कौन जाएगा उधर ऑफिस से, क्या इतना लंबे से आएगा, जरूरत नहीं है, राइट। तो दरअसल दोनों केस में अगर आप देखोगे, तो दोनों केस में सिर्फ आपको 200 रुपये का ही लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत एक्सट्रीम थे, और यहाँ पे आपके इमोशंस इतने कुछ स्ट्रांग नहीं थे। तो आप हमेशा ऐसा, हमारा माइंड जो है वो कंपैरेटिवली चेक करता है, ठीक है, जबकि लॉस तो उतना ही हो रहा है। सो हमेशा याद रखना कि हमारी जो बैलेंस शीट है, उसको ये नहीं समझ में आता कि वो टीवी है कि पेन ड्राइव है कि क्या है। उसको बस ये समझ में आता है कि आपने या तो 200 रुपये का प्रॉफिट किया है या तो 200 रुपये का लॉस किया है, ठीक है। तो आपकी हरकतें उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप प्रॉफिट करो, ना कि लॉस करो। तो इन इमोशन से आप दूर रहो, राइट। तो जैसे हमारे वॉरेन दद्दू कहते हैं, सो व्हेन यू आर इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक, ठीक है। तो उस बिजनेस को जानने की कोशिश करो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ट्रेडिंग के लिए इतना फर्क नहीं होता, करोगे तो अच्छा ही है, पर इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली उसे एज ए खुद का बिजनेस ट्रीट करो, ठीक है। और वही सोच रखो। तो इतने सारे इमोशंस हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है वाओ आई एम स्मार्ट, राइट। यहाँ पे ऐसा लगता है ठीक है टेम्पररी सेटबैक है,
मैं तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और ये ज़्यादातर एडवाइजर्स भी ऐसे ही होते हैं। अभी हाल ही में जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था, तो मैंने एक स्टॉक मार्केट के ब्रोकर को कहा था कि ये ऐसे ऐसे होगा, इतना नीचे मार्केट जाएगा। तो वो कह रहा था कि नहीं, इतना नहीं जा सकता है, पागल हो गए हो क्या, ऐसा वैसा। सो उसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लोगों को बताया था। मैंने कहा था वहाँ से भी नीचे जाएगा मार्केट, राइट। तो जैसे आपने 20 तारीख का वीडियो भी देखा होगा स्टॉक मार्केट का यूट्यूब के ऊपर, तो उसी लेवल पे आया। तो दरअसल क्या है कि अ, लोगों को ऐसा लगता है, एडवाइजर्स ऐसा कहते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो वो कहते हैं देखो मैंने आपको बताया ना ये प्रॉफिट होगा, और जैसे वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो मार्केट नीचे जाता है, तब वो सडनली बोलता है कि देखिए मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है सर, तो आपको मतलब 5 साल के अंदर तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। तो हर केस में वो वही चीज़ बोलता है, और आम इंसान का भी यही होता है कि जैसे थोड़ा सा लॉस में चला गया, हमारा प्लान तो होता है ट्रेड करना, लेकिन वो लॉस में चला जाता है तो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में बहुत नीचे जाता है मार्केट, तो ऐसा लगता है अरे कितना मैं गलत हूँ, ठीक है। तो वहाँ से वापस, तो इतने जो सारे इमोशंस है, अगर इन चाहो तो आप इस इमोशंस को गूगल में इन हिंदी भी टाइप करो, अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो, राइट। तो लेकिन ये फेशियल एक्सप्रेशन से तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, अगर शब्द नहीं समझे। तो इतने ज़्यादा मतलब इमोशंस होते हैं, और इन इमोशंस का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट लोगों के इन इमोशंस का हमें बेनिफिट उठाना है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर ये वीडियो देखिए, जसपाल भट्टी, है ना, स्टॉक मार्केट ऐसा टाइप कीजिए तो आपको ये वीडियो दिखाई देगा। मैंने वैसे भी होमवर्क में बताया था, तो ये काफ़ी रिलेट करता है इमोशंस को लेके। सो मैं आपको एक सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको सवाल मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कभी भी पैसा बनता नहीं है। लॉन्ग टर्म में बनता है प्रॉफिट होके कंपनी का, लेकिन शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पैसा बनता नहीं है, एक दूसरे का ज़्यादा ट्रांसफर ही होता है, ये तो दूसरे का लॉस अपना प्रॉफिट होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, राइट। ज़्यादातर मार्केट में यही होता है कि दूसरे का लॉस मतलब हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस मतलब दूसरे का प्रॉफिट, ठीक है। पैसा यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट नहीं होता, ठीक है, ट्रांसफर ज़्यादा होता है। ओके। सो मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब लॉटरी है, ओके, या स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग है, राइट। तो मैं आपको लॉटरी एंड गैम्बलिंग का पहले तो फर्क समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए लॉटरी जो होती है वो करोड़ों में एक लोगों को लगती है, ठीक है ना। एक लॉटरी का टिकट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया में बिकता है, ठीक है। और उसमें से हो सकता है 1 करोड़ में से एक व्यक्ति होगा जिसको 1 करोड़ लग जाए, जबकि उन्होंने पर पर्सन 10 रुपया मतलब 10 करोड़ ऑन एन एवरेज कम से कम लोगों से 10 करोड़ कमाए होंगे, राइट, या 50 करोड़ कमाए होंगे, और फिर एक जन को वो 1 करोड़ दे देते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है लॉटरी के अंदर, रेयरली लगती है, राइट। लेकिन गैम्बलिंग जो होता है, गैम्बलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ओके। सो अभी कैसीनो की अगर मैं बात करूँ तो कैसीनो का देखिए कैसा होता है, उनका एक सिस्टम होता है, ठीक है। आपने ये गेम देखा होगा, स्लॉट मशीन इसको बोलते हैं, और हम लोग बचपन में उस गेमिंग पार्लर के अंदर जाके ये खेलते भी थे। तो इसके पीछे का मैं लॉजिक बोलता हूँ कि कैसीनो हमेशा कैसे जीतता है। देखो उसने कुछ ऐसे सेटिंग की होती है। तो एक मैं रफ फिगर आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल फिगर आप गूगल में जाके चेक कीजिए। तो 47% ऑफ द टाइम वो गलत आएगा, और 53% ऑफ द टाइम, नहीं ना, सॉरी, 52% ऑफ द टाइम वो गलत आएगा, और 47% ऑफ द टाइम वो सही आएगा। सॉरी मैं उल्टा बोला, 52% ऑफ द टाइम कैसीनो जीतेगा इन शॉर्ट, और 47% ऑफ द टाइम इंसान जीतेगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने जितने भी उनके गेम्स होते हैं, तो नेट नेट वो 5% हमेशा अभाव ही रहते हैं, राइट। तो नेट नेट वो 5% कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी अपने साइड में कर ली है, ठीक है। तो वैसे स्टॉक मार्केट जो है ये एक गैम्बलिंग की तरह है, ओके। तो ये गैम्बलिंग के अंदर मैथमेटिक्स चलता है, आपने कुछ मूवीज भी देखे होंगे गैम्बलिंग के ऊपर, कैसे वो मैथमेटिक्स करते हैं, हम पत्ते देखते हैं, जितने भी पत्ते निकल गए तो बचे हुए पत्ते को हम लोग अंदाज लगाते हैं, वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इस मशीन में हम लोग कैसे जीत सकते हैं। सपोज इस मशीन का ऐसा कुछ सेटिंग है
कि 105 बार जब वो होता है, 105 का साइकिल है, 105 बार जब वो मशीन घूमती है तो एक बार 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको देखते रहना है कि कौन सी मशीन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हारे हैं। रुकना है, 1 2 3 घंटा रुकिए और ऑब्जर्व कीजिए कैसीनो के अंदर कि कौन ज़्यादा जीत, यू नो, जहाँ पे इंसान जीता है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग उसी मशीन के ऊपर जाके खेलते हैं, जबकि वहाँ पे बिल्कुल चांस नहीं होता। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि कौन से मशीन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हारे हैं। मान लो 80 चांसेस हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार चुके हैं उस लेवल की, उस मशीन के ऊपर। तो आप जाके आपके 25 दाव खेल लीजिए। 80 बार हारा है ना, तो और 25 बार मतलब 105 होगा, तो आपको 100 रुपये मिलेगा। मतलब आपने इन्वेस्ट किया 25 रुपया, आपको मिला 100 रुपया। 1:3 का रेशियो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर रियल एक्सपेक्टेशन अगर मैं बोलूँ तो 25 to 36% का आप ऐसे ऑन एन एवरेज CAGR देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद का कैसीनो कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। प्रैक्टिकली हम ऐसा हमारा खुद का फॉर्मूला बनाएंगे जिससे चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, साइड में जाए, कैसा भी हो जाए, हम हमेशा प्रॉफिट करेंगे। ओके, सो नॉर्मली आपने देखा रहेगा कि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ और 80 to 90% एक्यूरेसी होता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई जादूगर हूँ, राइट। और मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। ठीक है, जब मैं पुरानी ट्रेडिंग सपोज अटेंड करता था, जब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर नया नया था, तब मैंने एक फॉरेनर से मैं ट्रेनिंग लेता था। तो वो फॉरेनर, और पहले मतलब कैसे इंडियन ट्रेनर्स नहीं थे ज़्यादा, फॉरेनर्स इंडिया में आते थे और सिखाते थे। तो वो फॉरेनर जो था वो ऐसा बताता था कि एग्जैक्टली निफ्टी यहाँ पे खुलेगा, या इस लेवल पे खुलेगा, या उस लेवल पे खुलेगा, और मैं हैरान हो जाता था, अरे इसको कैसा मालूम, इतना एग्जैक्टली कैसा बता सकता है, राइट। फिर बाद में पता चला वो तो बहुत ही बेसिक चीज है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सिंगापुर एक्सचेंज में SGX निफ्टी करके रहता है। तो SGX निफ्टी जैसे भी मूव करता है तो हमारा पैरेलली वैसे ही मूव करता है। तो वो सुबह से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो रात तक चलता है। तो जो भी मूवमेंट्स वहाँ पे हुए रहते हैं वो यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ प्रेडिक्ट करना मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन तभी मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ऐसे आज भी कई सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ इंटरनेशनल मार्केट्स भी सीखो, हर चीज़ सीखो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या है, भविष्यवाणी नहीं करते। भविष्यवाणी करने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत नुकसान होगा। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्राउंड के अंदर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं पूरा बहुत बड़ा भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, मैं एक शॉर्ट लेवल के ऊपर ही कर सकता हूँ। आप मेरे वीडियोस भी देखो, एक शॉर्ट लेवल के ऊपर ही मैं भविष्यवाणी करता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा मेरा भविष्यवाणी सही होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में होता है। वो एक ट्रेन के ब्रेक की लॉजिक की तरह है। अभी वो ट्रेन का ब्रेक हो या कार का ब्रेक हो, आपको पता है कि अगर यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जाके ट्रेन रुकती है। ठीक है, सो अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रेन के ऊपर बेट लगा दूँ और स्लो ट्रैक है और मैं स्टेशन के सामने आके खड़ा रहता हूँ, तो मुझे पता है ट्रेन यहाँ पे एग्जैक्टली आके प्लेटफॉर्म के ऊपर रुकती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि फास्ट ट्रेन आ जाती है स्लो ट्रैक से और हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए, राइट। तो वो इनएक्यूरेसी थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, तो 10 to 20% ऐसा एक्सीडेंट हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर वक्त 80 to 90% वो प्रेडिक्शन सही होते हैं। तो यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर भी वैसे ही लॉजिक है, कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस लो होगी, यहाँ से प्राइस यू टर्न होगी, राइट। तो जैसे ट्रेन ब्रेक लगा के कहाँ पे जाके रुकेगी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। हमने बचपन में पढ़ा है कितना स्पीड पे था, कितना वेलोसिटी था, वो सारा मैथमेटिक्स हम लोग सीखते थे ना, कब जाके ट्रेन रुकेगी। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर है कि स्मॉल लेवल पे ऊपर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर आपकी छूट गई, आपका फॉर्मूला नहीं है, तो प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन में सेट कर दूँ, एक्सपेक्टेशन सही रहे। क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती, लोग ऐसा सोचने लगते हैं। देखिए, यहाँ पे सक्सेस पाना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हालांकि सपोर्ट करूंगा, मेंटरशिप भी दूंगा, राइट। मैं व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हूँ, लाइव ट्रेनिंग भी करेंगे, राइट। तो आप अटेंड कर सकते हो मेरा लाइव ट्रेनिंग कभी भी। सो वो सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब सचिन तेंदुलकर की आपको बैट दे दी
और आप सचिन की तरह खेलने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको टूल्स दे सकता हूँ, रूल समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने लगान अगर मूवी देखी होगी, तो उन्हें जो है, वो जो मैडम थी गौरी मैम, वो उन्हें रूल्स बताती थी, उन्हें रूल ही नहीं पता था। ठीक है ना, तो आप जिस गेम के अंदर खेल रहे हो उसका अगर आपको रूल ही नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली हारने ही वाले हो, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ। हो सकता है वो रूल्स थोड़े बोरिंग लगे, ठीक है, लेकिन वो फॉलो करना है। ठीक है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको यहाँ पे रूल्स बताने वाला हूँ, खेलना आपकी जिम्मेदारी है, स्किल आपकी जिम्मेदारी है। और मैं जैसा ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो उसके ऊपर कुछ आर्ग्यू मत करो या उसको बोरिंग की तरह मत समझो। आपको ऐसा लगता रहेगा यार पैसा कमाना कब सिखाओगे, ये सारी चीजें कब सिखाओगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने बचपन में कराटे किड मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो यूट्यूब पे जाके देख लो। पुरानी कराटे किड, नई कराटे किड नहीं, जो उसकी कॉपी है, राइट, पुरानी वाली कराटे किड। तो ये मिस्टर मियागी है। ठीक है, तो जब भी ये बंदा बोलता है कि आप सर मुझे कराटे सिखाइए, तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझसे आर्ग्यू मत करना, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करना। तो वो क्या करा देते, अपना घर का काम करा देते, लेकिन एक तरीका बताते थे कि अगर तुमको पेंटिंग करना है तो तुमको ऐसे ही हाथ ऊपर लेके जाना है, ऐसे ही नीचे लाना है, ऐसे ही हाथ ऊपर लेके जाना है, ऐसे ही नीचे लाना है। अगर तुम्हें कार साफ करनी है तो इसी तरीके से घुमाना है, पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में, राइट। फिर बाद में जाके तुम एक टांग के ऊपर भी प्रैक्टिस करना। तो ऐसी मुश्किल चीजें बताइए, और वो बंदा बहुत परेशान होता है कि सर आप मुझसे घर का काम करा रहे हो, कराटे नहीं सिखा रहे हो, एक टांग के ऊपर कूदने के लिए बोल रहे हो, ये क्या कराटे हो गया क्या, राइट, मुझे कराटे कब सिखाओगे। और फिर वो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है और वो अपने आप डिफेंस कर लेता है। तो होता क्या है कि ये सारा चीजें मूवमेंट्स करने के बाद उसके बॉडी मेमोरी के अंदर वो मूवमेंट्स आ जाते हैं और अचानक से उसका डिफेंस मैकेनिज्म वैसा काम करता है और वो हमले को ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देता है। तो वही चीज़ होने वाला है कि मैं जो आपसे प्रैक्टिस करा के लेने वाला हूँ, मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, जब रियल मार्केट में जाओगे तो वैसे ही काम करेगा। ओके, तो उसके लिए बोर मत होना या गुस्सा मत होना। ठीक है, पेशेंस रखना। और जब भी आप पेशेंस रखोगे और अल्टीमेटली आपको पता है कि अल्टीमेटली मूवी के अंदर हुआ क्या, राइट, एंड में उसको वही होता है कि एक टांग के ऊपर उसको अल्टीमेटली बैटल खेलना होता है और वो उसके अंदर जीत भी जाता है, राइट। सो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंड कर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेनिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।